हेलो एवरीवन, मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो पहले पॉलिटी की ऑलरेडी क्लास 6 से 10 तक की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप सारे वीडियोस पुराने देख सकते हो। बीपीएससी टीआरई 3 और 4 एनसीईआरटी एससीईआरटी समरी के नाम से प्लेलिस्ट है। तो पॉलिटी ख़त्म हो गई है और ज्योग्राफी स्टार्ट है। क्लास 6 7 कंप्लीट हो चुका है। आज 8th की पूरी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की समरी एक वीडियो में पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 चैप्टर नंबर 1 संसाधन, जिसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। संसाधन 2-3 प्रकार के होते हैं भैया। प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं मानव संसाधन को, और मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो वही बात करें तो चलिए यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भैया। जैसे सौर प्रकाश, सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गई, वायु हो गया, वायुमंडल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वहीं बात करें मानव संसाधन की, जो शिक्षा प्रशिक्षण मतलब एजुकेशन ट्रेनिंग और जो भी स्किल्स में आपको इंटरेस्ट है उसको अगर आप सीख रहे हैं तो ये क्या है, मानव संसाधन हो गया। और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जैसे पुल मानव ने बनाया है, कारखाना इंडस्ट्रीज वगैरह ह्यूमन ने बनाया है, गाड़ी वगैरह किसने बनाई है, ह्यूमंस ने ही बनाई है। तो इसलिए इसको कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब आगे चलें। जल जल और भूमि के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा वास्तविक संसाधन है, जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात हो एवं जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं वह वास्तविक संसाधन है। वास्तविक संसाधन पहले क्या होता है आइए इसको देख लेते हैं। वास्तविक संसाधन भैया जिसकी पूरी क्वांटिटी हमें मालूम है कि हाँ इतनी क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं और जिसका उपयोग हम कितना करना है, कब तक करना है, कब तक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चिम एशिया में क्या पेट्रोलियम बहुत फेमस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सोना, ऑस्ट्रेलिया में क्या सोना, झारखंड में अभ्रक, मध्य प्रदेश में मैग्नीज एवं राजस्थान का जो तांबा है ये क्या है, वास्तविक संसाधन है। याद रखिएगा, ये ऐसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सोना, पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम, झारखंड में अभ्रक, मध्य प्रदेश में मैग्नीज। केरल में थोरियम, थोरियम कहाँ पाया जाता है भैया, केरल में। लद्दाख में यूरेनियम संभावित है, संभाव्य साधन है, मतलब पॉसिबिलिटी से वहाँ मिलते हैं। इसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है तथा इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल भाई थोरियम और लद्दाख में जो यूरेनियम है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि इसका कितनी क्वांटिटी है, कितनी चीज़ें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब नवीनीकरणीय संसाधन, सूर्य की किरण। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है, सूर्य की जो रोशनी होती है ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अभ्रक हो गया। ठीक है, कोडरमा अभ्रक, जादूगुड़ यूरेनियम, छोटा नागपुर कोयला के लिए फेमस है। याद रखिएगा, कोडरमा अभ्रक, जादूगुड़ यूरेनियम के लिए, छोटा नागपुर कोयला के लिए। आगे चलते हैं। विषुवत रेखी क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता रहती है, ध्रुवों पर घट जाती है। तो जो विषुवती रेखी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश है वहाँ सालों भर ज़्यादा रहती है, और जो वहीं बात करें ध्रुवों पर तो ये घटती जाती है। भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, आइए इसको देखते हैं। प्रेरी प्रदेशों में गेहूं की खेती होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर उसकी भूमि पर कैसे रसदार फलों की खेती होती है। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती, शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की खेती। अगर बात करें तो मानसूनी जलवायु की खेती किसकी होती है, धान की, और शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की खेती होती है। हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। तो जो भूमि संबंधित लैंड जितने हैं इसका रिकॉर्ड, इसका दस्तावेज कौन रखता है भैया, भू राजस्व रखते हैं। ठीक है, विभाग रखता है।
मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई का विकास किया गया। तो जो मुंबई के निकट है जो दलदली भूमि थी वहाँ पे उसको क्या किया गया, उसको सुखा दिया गया, उसके पानी को एब्जॉर्ब करके सारी चीज़ें सुखा के उसको क्या किया गया, लैंड में भूमि में बदली गई और उसको किस मुंबई का नाम दिया गया, नवी मुंबई का नाम दिया गया। उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ से निर्मित है। नवीन जलोढ़ का को खादर, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है भाई, उत्तर में जब जाएंगे जो प्लेन वाले एरिया है वो जो मैदान है किससे, जलोढ़ से निर्मित है। तो जलोढ़ जो नवीन नया जलोढ़ होता है उसको खादर कहते हैं और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको भंगर कहते हैं। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी 43% भागों पर पाया जाता है। उर्वरा शक्ति इनकी अधिक होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है, फर्टिलाइज्ड होती है। और भारत में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 43% पाई जाती है। और उनकी उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी को। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो जो काली मिट्टी ब्लैक सॉइल होता है इसका निर्माण कैसे होता है भैया, ये बैसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से इसका निर्माण होता है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो काली मिट्टी में उपयुक्त फसल कौन सी होती है, सबसे अच्छा होता है कपास की खेती। सर्वाधिक विस्तार कहाँ बात करें काली मिट्टी की, तो महाराष्ट्र और गुजरात में है। अब आइए रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो जो भी मिट्टी नदियों के द्वारा बहाव करके लाई जाती हैं, ये चट्टानों के टूटने से बनती हैं, तो ये भैया भारत की उपजाऊ मृदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये किस किस प्रकार के किसी के लिए उपयोगी है, धान, गेहूं, मक्का, इसमें बहुत अच्छे से उपजता है, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। यह मिट्टी भारत के 43% क्षेत्रों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। ठीक, 43% भारत में पाया जाता है। अब आइए चलते हैं काली मिट्टी की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो मैंने पहले ही बताया जो बैसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके रगड़ने से, उनके घिसने से, उनके टूटने फूटने से, टक्कर से इसका निर्माण होता है। काला रंग किसके कारण होता है, टिटैनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति से होता है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, तो ये टिटैनिफेरस और मैग्नेटाइट और जीवांश की जो उपस्थिति होती है इसके कारण इसका रंग काला होता है। इसको इस और नाम से जाने जाते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, पहले ही बताया। और ये कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। अब चलते हैं लाल मिट्टी में। रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से उसका निर्माण होता है। ठीक है, किसकी, लाल मिट्टी की। और वहीं बात करें तो सिलिका आयरन, सिलिका और आयरन किसमें क्या पाया जाती है, बहुलता मतलब अधिक पाया जाता है। तो लाल मिट्टी में अधिक क्या पाया जाता है, सिलिका और आयरन। लाल रंग किस कारण होता है, लौह ऑक्साइड। ठीक है, लौह आयरन पाए जाते हैं जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अब अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। जो भाई एसिड वाला मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी होती है मतलब जहाँ बंजर भूमि होती है वहाँ पे मोस्टली पाई जाती है। आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो जो भैया लाल मिट्टी की उर्वरता, उसका फर्टिलाइजेशन है, उसको अगर और उपजाऊ बनाना चाहे, फर्टिलाइज बनाना चाहे, तो भैया उसमें हम लाल चूना मिला के उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर 4 पे। लेटराइट मिट्टी क्या होती है। आयरन और सिलिका की बहुलता होती है किसमें, लेटराइट मिट्टी में। किसकी, आयरन और सिलिका की। इसकी उर्वरता कम होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की उर्वरता जो उपजाऊपन होता है वो कम होता है, लेकिन निचले भाग के कुछ क्षेत्रों में खेती होती है इसमें। लेटराइट मिट्टी में चाय, इलायची एवं काजू की खेती सर्वाधिक होती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है इसमें किसकी, चाय, इलायची और काजू की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे चलते हैं। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है। इन सभी कारण भूमि में स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक का काफ़ी प्रयोग, अति संचरण एवं पशुचारण जल जमाव से मिट्टी में अत्यधिक निम्नीकरण होता है। तो जल जमाव से क्या होता है, जो मिट्टी की लवणता होती है, जो एसिड और बेस होता है उसका वो क्वालिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इन सभी के कारण क्या होता है, इसका स्वाभाविक गुणों में ह्रास, मतलब इसकी जो नेचुरल
क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, मतलब कम होता जाता है। और रासायनिक उर्वरक का काफ़ी प्रयोग करते हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब चलते हैं इकाई 1 के ख में। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। तो अगर भारत में पूछे सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम में है। 91.27% वर्ग किलोमीटर में क्या वन पाया जाता है। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछे, ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। और जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश है। कितना, 77.7% वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। पर्यावरण दृष्टि से किसी देश में 33% में वन होना चाहिए। अगर मतलब पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भैया, अगर हमें अच्छा एयर पोल्यूशन लेना है और हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको मेंटेन रखना है, तो हमारे देश में 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाई पाई जाती है। देखिए हिमालय यव है भैया, एक नामक पौधा है, पौधा जिससे क्या बनाया जाता है, जो कैंसर होता है उसके उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है। अब राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ और पक्षी मोर है। मांसाहारी जीव शेर और बाघ है। उभयचर जीव कौन कौन है, मेढक और कछुआ है। सरीसृप सांप छिपकली जोक हो गया। हाथी को 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था, ये फैक्ट था। ठीक, अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया जाता है। TRE 1 का क्वेश्चन है ये। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो देखिए होता क्या है कि 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में 1970 में। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। ये याद है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में है। वहीं बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो संकटग्रस्त हैं, मतलब ये ऐसी प्रजातियाँ जो गायब होती जा रही हैं धीरे धीरे, जिनकी कमी होती जा रही है, तो इन्होंने एक डाटा तैयार किया जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। बिहार में भाई काबर झील है। काबर झील कहाँ पे है, बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है। वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। और देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 85 हैं। और 448 अभ्यारण्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, और काबर झील बेगूसराय में है। 16 जलमंडल है। वर्तमान में भाई डाटा जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, बायोस्फीयर वो चेंज होते रहते हैं। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। तो जो चंदन के पेड़ होते हैं कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार के, उष्णकटिबंधीय मौसम में, ठीक है। सदाबहार वन क्या होते हैं, औसतम 60 मीटर के पौधे पाए जाते हैं। अमेजन दक्षिण अफ्रीका में इस वन को सेल्वा कहा जाता है। तो जो सदाबहार वन होते हैं भैया, औसतन वहाँ 60 मीटर के जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। और अमेजन, जिसको अमेजन फॉरेस्ट आपने नाम सुना होगा, वो सदाबहार वन है दक्षिण अमेरिका में। और वहाँ पे दक्षिण अमेरिका को इसको किस नाम से जाना जाता है, सेल्वा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है, पश्चिम घाट के पश्चिम में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह वन पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। कितनी, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। अब आगे चलते हैं। इकाई 1 के ग में खनिजों में टैल्क मुलायम तथा हीरा सबसे कठोर होता है। खनिज में बात करें तो जो टैल्क होता है वो सबसे मुलायम होता है और हीरा सबसे कठोर होता है। ये क्वेश्चन साइंस में आपके पूछा जा सकता है, तो ज्योग्राफी का, लेकिन साइंस में पूछा जा सकता है। देखिए ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। TRE 2 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, पेंसिल में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का होता है। लोहे की प्राप्ति हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट एवं सिडेराटाइट से होता है। तो जो लोहे की प्राप्ति होती है किससे होती है, हेमेटाइट से होती है, मैग्नेटाइट से होती है, लिमोनाइट से एवं सिडेराटाइट से होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोहा किससे किससे मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। तो मैग्नीज में भारत सबसे अग्रणी है भाई, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले है। अयस्क, ठीक है, जो अयस्क होते हैं आयंस, पायरोलुसाइड, साइलोमेलेन, रोडोनाइट, ठीक है, याद रखिएगा, इससे प्राप्त होता है अयस्क। अभ्रक की बात करें तो इसके प्रकार बायोटाइट हो गया, मास्कोवाइट हो गया और प्लोगोपाइट हो गया। तांबा के अयस्क चाल्कोपाइराइट से मिलते हैं, क्राइसोकोला से मिलते हैं और क्यूपराइट से मिलते हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए गए हैं।
कि जो राजस्थान की खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। शादी विवाह एवं होली के अवसर पर गुलाल में चमक लाने के लिए अभ्रक मिलाया जाता है। तो जो भैया गुलाल होता है उसका जो चमक होता है, चमकता है ना, उसमें अभ्रक मिलाया जाता है। आयरन स्त्री क्वाइल के साथ अभ्रक मिलाया जाता है। ठीक है, अब मिट्टी पे चलते हैं। जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। तो रासायनिक ऋतु क्षरण क्या होता है भैया? जो जैविक और रासायनिक ऋतु क्षरण पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से जो चट्टानें टूटती हैं और गलती जाती हैं। ठीक है, किससे? पेड़ पौधे की वजह से, जंतुओं की वजह से, हम मानव की क्रियाओं की वजह से। हम कुछ काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं तो स्पेस बन रहा है, चट्टानें खिसक रही हैं, टूट रही हैं। जो इससे क्षरण होता है इसको क्या कहते हैं? केमिकल ऋतु क्षरण, केमिकल रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अब भौतिक ऋतु क्षरण जो कि फिजिकल, तो तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया एवं चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतु क्षरण कहलाता है। इसमें क्या होता है भैया कि जो तापमान, टेम्परेचर अधिक रहता है, उसमें कम कभी ज़्यादा, तो टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होती है? केमिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक्शंस होते हैं जिससे कुछ परतें क्या होती हैं? फैलती हैं, कुछ सिकुड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी चट्टान के बीच में एक पेड़ है, ठीक, सूख गया तो वो स्पेस बन के भैया वो टूट फूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक ऋतु क्षरण कहते हैं। इस तरह पे ह्यूमस और बालू एवं पंख। अब आगे चलते हैं। इकाई 1 के घ पे चलते हैं हम लोग। ऊर्जा संसाधन, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। परंपरागत स्रोत ऊर्जा के कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईवीएस में भी पूछेगा, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं अनवीकरण ऊर्जा कहलाते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन होते हैं भैया? स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं। इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? अनवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? किसके सोर्स है? एग्जाम्पल बस याद रखिएगा। ठीक है, डिफिनेशन नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछता है। कोयला, पेट्रोल, गैसें क्या है? अनवीकरणीय। वहीं गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा हो गई भैया, जो मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, कोयला कैसा है? अवसादी चट्टान है। अब आइए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया था, सबसे खराब किस्म की इसमें कौन सी होती है? ठीक है, नहीं, टीआरई 3 में ही पूछा गया, अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है। एंथ्रेसाइट 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, बिटुमिनस 60 से 80% की कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट 50 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। और पीट में 50% से भी कम होती है। ठीक है, तो पीट जो है भैया ये सबसे खराब माना जाता है। आगे चलते हैं कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन में का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह का है। टर्सरी कालीन कोयला भैया कहाँ पाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। वहीं टर्सरी कालीन कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है। जो टर्सरी कालीन कोयला होता है ये असम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। और ये कोयला कैसा होता है? निम्न कोटि का होता है, मतलब थोड़ा खराब क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में होता है। तो जो लिग्नाइट कोयला होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, लिग्नाइट बेसिन में, राजस्थान एवं गुजरात में और जम्मू कश्मीर में। भारत का पेट्रोलियम का पता पहली बार 1866 में हुआ। तो भारत में पेट्रोलियम का जो पता है पहली बार कब हुआ? 1866 में हुआ। 1890 में दिग्बोई में पहली बार तेल मिला। कहाँ? 1890 में दिग्बोई में पहली बार क्या होता है? तेल मिलता है खंभात क्षेत्रों में। ठीक है, और 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। प्राकृतिक गैस, भारत की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन जामनगर से लोनी गैस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? जामनगर से लोनी तक। जल विद्युत संयंत्र, आइए इसको देखते हैं। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। बाद में सफल तथा व्यवस्थित उत्पादन शिव समुद्रम, कर्नाटक में। तो ये फैक्ट है, बस चीज़ों को याद रखिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है,
तो भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी के किनारे पे है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे बना हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। और वहीं हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी परियोजना है, ठीक है, जो कि कहाँ बना है? महानदी पे। भाखड़ा नागल 225 मीटर भारत की सबसे लंबी परियोजना है, ठीक है। और वहीं बात करें हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। अब चलते हैं परमाणु ऊर्जा पे। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, यह पिचब्लैंड में पाया जाता है। तो यूरेनियम एक कच्चा माल है किसका? परमाणु ऊर्जा का। यह कहाँ पाया जाता है? पिचब्लैंड में पाया जाता है। पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में हुआ। तो क्वेश्चन पूछे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ? तारापुर में महाराष्ट्र में 1955 में हुआ, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र और स्थान आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। कलकप्पम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में है भैया। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनुकुलम तूतीकोरी में है, ठीक है, तूतीकोरी तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। तमिलनाडु की कौन? कामुती एक सौर ऊर्जा संयंत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसका कैपेसिटी है 648 मेगावाट। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इकाई 2 भारतीय कृषि। झूम की खेती, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको, झूम की खेती को, ठीक है। अब खरीफ फसल, आइए भैया खरीफ फसल देखते हैं। मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो देखिए कब, बस इतना याद रखिए, खरीफ फसल कब? जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया। रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। याद रखिएगा कौन कौन से रबी की फसल हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर। कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। गर्मी के मौसम में जायद की फसल उगाई जाती है, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये क्या है? जायद की फसल है। नारियल दक्षिण भारत के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। और सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। अब चलते हैं जूट में। जूट सुनहरा रेखा कहा जाता है, कहाँ कहाँ पे होता है? किशनगंज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में चाय की फसल होती है। तो बिहार के कहाँ? किशनगंज और पूर्णिया जिले में क्या होती है? चाय की फसल होती है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। भारत में कहाँ होता है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है, ठीक है। भारत विश्व में क्या है? चाय का अग्रणी निर्यातक देश है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। बिहार की कृषि मानसून पर आधारित होती है, मानसून बेस्ड होती है बिहार की कृषि। हरित क्रांति, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होंगे। हरित क्रांति कब हुआ? 1965-66 में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। इसके विधि तकनीक कौन थे? इसका विधि तकनीक क्या था भैया? उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया, ठीक है। दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। कहाँ पे? दार्जिलिंग की हैप्पी घाटी पे। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। ये सब थियरी है, सुनते चलिए अच्छे से। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस को जाता है 1823 में ब्रिटेन बाजार में। तो असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर एक मतलब ट्रेड करना शुरू हुआ, तो भैया ये किसको, इसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूच को। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। विशेष पूंजी नहीं होती, परिवार के सदस्य ही जिस काम में लगे हुए हैं उसको कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना। लघु उद्योग मतलब 1 करोड़ से कम निवेश वाला। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आप 1 करोड़ से कम निवेश कर रहे हैं और छोटी मशीन लगा रहे हैं, जैसे रेशम उद्योग, माचिस निर्माण, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो लघु उद्योग में आएगा। अब आगे चलते हैं। वृहत उद्योग क्या होता है? 1 करोड़ से अधिक पैमाने पर अगर आप खर्चा कर रहे हैं और वस्तु का उत्पादन करेंगे तो आपका किस में आएगा? वृहत उद्योग में आएगा। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से हैं? सेल, भेल, रेल, कारखाना, ये क्या है? सार्वजनिक मतलब पब्लिक के लिए है, ठीक है। निजी उद्योग प्राइवेट में टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला। और संयुक्त क्षेत्र मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों इसमें आते हैं, जैसे मारुति उद्योग। अब आगे चलते हैं। सहकारी क्षेत्र कौन होते हैं? सुधा केरल में, नारियल। अब इकाई 3 में चलते हैं, लौह इस्पात उद्योग।
लौह इस्पात उद्योग और केंद्र कहाँ कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोकारो कहाँ है, झारखंड में, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो, ठीक है। जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से यह स्थापित किया गया। अब वहीं बात करें दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है, दुर्गापुर। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर हारपेट, जिसको हासपेट बोलते हैं, कर्नाटक में है। सेलम तमिलनाडु में है। भद्रावती कर्नाटक में है। ये फैक्ट है, याद रखिए इसको। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब खुला, 1907 में। कहाँ पे, साकची नामक स्थान पर। किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा, झारखंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में इस्पात बनाने का सबसे पहला कारखाना 1907 में किस स्थान पर, साकची नामक स्थान पर। किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा। कहाँ पे, झारखंड में। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब इकाई 3 के ख पे चलते हैं। देश में पहला कपड़ा मिल कब खुला, 1818 में, कलकत्ता में खुला। लगाई गई असल में कामयाबी 1854 ईस्वी में मिली, जब मुंबई में कपड़ा मिल लगाया गया। मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो मशीनों द्वारा जो कपास से बीज निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। मानव निर्मित रेखा, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियन, रेयॉन, ये पूछ सकता है। तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियन, रेयॉन, ये के मानव निर्मित होते हैं। कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र में खूब होता है। गया के मानपुर में बिजली एवं हाथों से चलने वाले हथकरघों पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ें फैक्ट है, ठीक है, थियरी है, सुनते चलिए। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। यह कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं। इन्हीं कोकून के से रेशम के धागे तैयार होते हैं। तो रेशम के धागे किससे प्रिपेयर होते हैं, कोकून से, बस इतना याद रखिएगा। भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं। तो सिल्क कहाँ पर फेमस है, ये क्वेश्चन TRE 1 का है, तो भागलपुर में। अब चलते हैं, कुछ भैया इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनका केंद्र कहाँ है, तो ये देखते हैं। सूती वस्त्र मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर। ऊनी वस्त्र लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर में। सिल्क की बात करें तो भागलपुर, कर्नाटक और वाराणसी में। असम, तमिलनाडु, केरल में। भारत जापान को सूर्य निर्यात करता है, सूत निर्यात करता है, मतलब जो भारत है भैया जापान को क्या भेजता है, सूत। कर्नाटक के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र भागलपुर है। तो कर्नाटक के बाद बिहार का भागलपुर है, किसमें, सूती वस्त्र में या रेशम वस्त्र में। रेशमी वस्त्रों की भागलपुरी सिल्क भी कहते हैं। तो भागलपुरी सिल्क भी किसको कहते हैं, रेशमी वस्त्र को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, जो दक्कन पठार पर अवस्थित है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। परिवहन, आइए ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। थियरी है, जो थियरी है इसको बस रीडिंग करते चलिए। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लेनों वाली सड़क हो, यह दोनों तरफ से तारों से घिरी रहती है। तो भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब हुई, 1974 में। ये 6 लेने वाली सड़कें होती हैं। मुंबई पुणे 6 लेन वाला 98 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, देश का पहला एक्सप्रेसवे है। तो देश का पहला एक्सप्रेसवे क्या है, मुंबई पुणे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे 8 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, कोना एक्सप्रेसवे है। 15 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें 14 निर्माणाधीन है। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, 1000 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो बन के तैयार हो गया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44 है। जलंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-47A, कोच्चि शहर से बंदरगाह तक जाता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसको GT रोड कहा जाता है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण इसको कराया गया था। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो भैया श्रीनगर, NH-44। चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, आइए इसको देखते हैं। मानव संसाधन जनसंख्या, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा कराया गया, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन नहीं, रिपन होगा यहाँ पे। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुआ। जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश पहले पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। सबसे कम बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। विभिन्न महासागर जल की मात्रा ये देखते हैं। देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में
जल की मात्रा कितनी है? 49.9% है। अटलांटिक महासागर में 25.7% है। हिंद महासागर में 20.5% है। आर्कटिक महासागर में 3.9% है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जिसको हम H2O कहते हैं। अब भूगोल विविध पे चलते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको भी पता है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु विषुवत रेखीय है। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सर्वाधिक आबादी 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया महादेश में निवास करती है। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। ऊंचा पठार पामेर का पठार, संसार का छत जिसको कहा जाता है। एशिया महादेश की चौहदी पूरब प्रशांत महासागर को कहते हैं। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश में, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महादेश से जुड़ा तथ्य है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एशिया महाद्वीप से। मीठे पानी की झील जयसमंद झील राजस्थान में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, मेघालय में है। सर्वाधिक लंबी दीवार चीन की दीवार है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। एशिया और यूरोप यूसल पर्वत से अलग होता है। तो एशिया और यूरोप किस पर्वत से? यूसल पर्वत से अलग होता है। एशिया को यूरोप से अलग करने में डार्डानेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। एशिया को यूरोप से कौन कौन अलग करते हैं? डार्डानेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। पश्चिम में इराक का मैदान दजला और फरात नदियों के दोआब में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश का मुख्य पशु रेडियर है। याद रखिएगा, टुंड्रा प्रदेश का मुख्य पशु क्या है? रेडियर है। समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपिस घास का मैदान कहलाता है। तो स्टेपिस घास का मैदान क्या कहलाता है? समशीतोष्ण घास का जो मैदान होता है इसको हम कहते हैं स्टेपिस घास। अब आते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी भैया? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में, ठीक। अब आइए, सार्क के जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान एवं मालदीव है। दिल्ली में बहाई धर्म को एक दर्शनीय लोटस मंदिर है, ये छोड़िए। विश्व में मुसलमान की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में, इजराइल देश में यहूदी धर्म मानने वाले लोग थे, ठीक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी था। अफगानिस्तान में बामी चांद की पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक। एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य 21 आंकड़ों का निरूपण, समझने वाला पाठ, ये सारी चीज़ें छोड़िए। सड़क सुरक्षा उपाय के बारे में दिया गया है। लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष। 50 सीसी तक के इंजन को चलाने के लिए 16 वर्ष होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं, आज चलते हैं एनसीईआरटी पे। जल, भूमि आदि प्राकृतिक संसाधन है। आपको पहले बताया, पहाड़, पर्वत, नदी, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। अनविक्रयणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो, बिल्कुल एक बार हम उसका यूज कर सकें और एक बार स्टोर हो सके। अब मानव निर्मित संसाधन, पुल, गाड़ी हो गई। समय और समस्या 2 कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। नवीकरणीय संसाधन, सूर्य की किरण, जल, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। वास्तविक संसाधन प्लस संभाव्य संसाधन में अंतर क्या होता है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, खुद से भी विशेष, ये सारी चीज़ें छोड़िए। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे अच्छे से। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। झारखंड में 29% भूमि पर वन है। बिहार में वन कितना है? 7.4%, ये डाटा पूछा गया है। रेगुर मृदा को काली मिट्टी भी कहते हैं। बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? लातेहार में है। तीव्र दलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है समोच्च रेखी जुताई। महासागर में लवड़ी जल पाया जाता है, यानी सीएल की उपस्थिति के कारण। झारखंड में कितनी % पर भूमि कृषि योग्य है? 23%। पारितंत्र किसको कहते हैं? सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसे पारितंत्र कहते हैं। कपास की खेती किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। दक्कन के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को जलग्रह भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। रक्षक मेखलाएं शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं। विश्व में कितनी % भूमि कृषि योग्य है? तो 11% है। सामुदायिक कृषि पर समुदाय का अधिकार है। अब चलते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। भारत किसका? चांदी का अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक है, ठीक है। धात्विक खनिज अग्नि और अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ब्राजील की बात करें तो विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरा हीरा दुर्लभ है।
चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक है। कोलर गोल्ड कर्नाटक विश्व की गहरी खानों में से एक है सोना उत्पादन के लिए, ठीक है। कोलर गोल्ड किसके लिए फेमस है? सोना उत्पादन के लिए। चिली और पेरू तांबे ऐश के अग्रणी उत्पादक हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया धनबाद बोकारो झारखंड में है, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। कृषि, सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का पालन जो होता है इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। वाणिज्य कृषि, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के हेतु तैयार हो जाता है तो इसको कहते हैं वाणिज्य कृषि। अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, मछली पालन को कहते हैं। प्राथमिक गतिविधि कौन सी होती है? कृषि और मछली पालन। माध्यमिक गतिविधि कौन होती है? माध्यमिक गतिविधि और तृतीयक गतिविधि खुद से सोचें, मतलब ये सारी चीज़ें छोड़िए। चलवासी कृषि, पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे स्थान पर जाना एवं चारों की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसको चलवासी कृषि बोलते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाने को उद्यान कृषि कहते हैं। सब्जियों का उत्पादन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। देश का पहला वस्त्र उद्योग कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1818 में, सूती वस्त्र उद्योग, ये भी बताया था। गलौर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल कब हुआ? 1854 में। हरियाणा का गुरुग्राम शहर को साइबर सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद में पहले सूती वस्त्र मिल 1861 में लगी, ठीक। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अहमदाबाद गुजरात की साबरमती नदी पर अवस्थित है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों ने कर लिया क्लास 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट। क्लास 8 की ज्योग्राफी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे अगले वीडियो में क्लास 9 की ज्योग्राफी। ऐसे ही मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद अब हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद साइंस, तो मैं हर कंप्लीट करा दूंगा। मई में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और फिर धुआंधार रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत इनफ टाइम होगा, बहुत अच्छे से सिलेबस करिए। आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन किताबें हैं, किताबें बोरिंग लगती हैं और मोस्टली किताब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इसको वीडियो जरूर देखिएगा।